So good morning once again and welcome to this live session on our Alpha Learning YouTube channel. So इस लाइव सेशन को हम काफ़ी इनफॉर्मल सा रखेंगे. सो व्हाट वी हैव डन इज़ हम किस तरीके से इस सेशन में फ्लो रखेंगे. जो भी आपके क्वेरीज, जो भी आपके क्वेश्चंस, जो भी आपके कमेंट्स हमें मिले हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू मैसेजेस या थ्रू अल्फा लर्निंग का जो पोर्टल है, तो हमने उसको क्यूरेट करके क्वेश्चंस बना लिए हैं जो भी आपके एस्पिरेंट्स के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ, चाहे वो गेट हुआ, एसएससी जेई हुआ या फिर स्टेट का इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ, पीएसयूज के एग्जाम हुए, जो भी होते हैं. तो हमने उन क्वेश्चंस को कोलेट करके एक कॉमन क्वेश्चन सेट बनाया है. उसी को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे इस सेशन में. एंड मीनवाइल आप लोग कमेंट्स करते रहिए इस लाइव सेशन का जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब पे, ताकि हम आपके जो और नए क्वेश्चंस हैं उसको भी ले सकें टुवर्ड्स द एंड. सो लेट्स बिगिन दिस लाइव सेशन. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को फ्लो समझा देता हूँ कि हाउ विल कीप दिस सेशन. सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके कॉमन क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग नोट्स मेकिंग, रिगार्डिंग रिविजन, रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन सॉल्विंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट ने भेजे वो लूँगा. उसके बाद फिर मैं सिमिलर क्वेश्चंस गेट के लूँगा जो मेरे पास हैं ऑलरेडी. उसके बाद मैं एसएससी जेई और जो अदर एग्जाम्स हैं उनके, इस तरीके से हम ऑर्डर रखेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल बी शेयरिंग सर्टेन रिसोर्सेज विथ यू जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1 जो आपकी तरफ से आया था. सो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स. हैंड रिटन नोट्स अच्छे रहते हैं या फिर क्या चीज़ से पढ़ना बेटर रहता है? इसमें तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है. अगर आप देखें कि नॉन टेक जो है पिछले 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और सिलेबस काफ़ी नया है अभी भी, क्योंकि पिछले 3 और 4 साल में अगर आप देखें तो पता नहीं लग पा रहा है कि किस चीज़ से बेसिकली क्या चीज़ फेवरेट है यूपीएससी की. हर बार वो क्वेश्चन जो है किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, किसी टॉपिक से कम पूछ रहा है. तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखें कि नॉन टेक सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सबसे पहले अगर इसके सिलेबस की बात करें तो मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स आपको गिनाना चाहता हूं, क्योंकि सबका स्ट्रेटेजी, सबका अप्रोच अलग अलग रहेगा हर टॉपिक के लिए. जैसे कि अगर हम बात करें एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है और जो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये मोर और लेस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस बन चुका है अभी. अगर आप देखें जो भी नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, तो आप ये ट्राई करिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं इसको, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं, चाहे आप और किसी चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि ये सिलेबस मोर और लेस मैथ्स हुआ, ये जनरली सेम रहता है, चेंज नहीं होता है. लॉजिक और रीजनिंग हुआ, ये चेंज नहीं होता है. तो आपको इसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मैथ्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं. एंड में मैं आपके साथ कुछ रिसोर्स शेयर करूँगा जहाँ पर मैथ्स के नोट्स भी हैं. तो ये ध्यान रखिए कि ये टॉपिक ना ये जो टॉपिक है बहुत स्टेबल है और बहुत ही, आई वुड से कि बहुत स्टैटिक चीज़ है. अब अगर बात करें कि ईएससी के जो नॉन टेक पेपर है उसके कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि डिज़ाइन ड्राइंग सेफ्टी हुआ, मैं 1 बाय 1 लिस्ट करूँगा, उसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी बताता जाऊँगा. तो सबसे पहले ये समझिए कि पढ़ना कहाँ से होता है. सबसे पहले एस्पिरेंट्स का डाउट होता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ें, हैंड रिटन नोट से पढ़ें या जो बुकलेट्स पब्लिश्ड है मार्केट में अच्छी कोचिंग के उससे पढ़ें. तो मेरा यही कहना है, आप यूपीएससी की थिंकिंग को समझिए. आप कहीं से भी पढ़िए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए कोई बुक से पढ़ा है या फिर आपने कहीं किसी हैंड रिटन नोट से पढ़ा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत ही प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. जीएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसका जो मुझे समझ में आता है मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप हो चीज़ों को समझने का, जनरल अवेयरनेस का. और जैसे कि आप एक इंजीनियर है, ऑब्वियसली जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको जनरल चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि डिज़ाइन ड्राइंग सेफ्टी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी वगैरह में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एनर्जी और एनवायरनमेंट में जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन एनर्जी है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और जो बेसिकली जनरल स्टडीज़ का जो आपका अप्रोच होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो टॉपिक की. आप, मेरा सजेशन ये रहता है कि जो मार्केट में अच्छे बुकलेट्स अवेलेबल है कोचिंग के, आप उनसे पढ़िए. हैंड रिटन नोट्स मैं जनरली एडवाइस नहीं करूँगा आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा कट शॉर्ट कर देते हैं चीज़ें. तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, मान लीजिए हमने भी अपलोड कर रखे हैं, अगर उसके थ्रू अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है. अगर आप खुद से बुकलेट से पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि मैंने भी किया था, जो भी अच्छे कोचिंग के बुकलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें आपको क्या करना है कि गो थ्रू कर लेना टॉपिक्स को, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है. कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को रटना, याद करना शुरू करते हैं, या फिर टॉपिक्स को रिमेंबर और फैक्ट को याद करना शुरू करते हैं. ये मत करिए. ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए. तो अगर टॉपिक्स की बात करूं, जैसे डिज़ाइन ड्राइंग सेफ्टी, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी, इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले फॉर्मूले होते हैं, 6 सिग्मा होता है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी. मैंने देखा है पिछले 1-2 साल में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ चुका है. तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है.
अगर आप एनर्जी इन्वायरमेंट की बात करूँ तो मोर और लेस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जैसे मैंने बताया ग्रीन एनर्जी क्या है, जो भी करंट इश्यूज रिलेटेड जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्लीन ट्रेड मैकेनिज्म क्या है, कार्बन क्रेडिट्स क्या है, ये चीज़ों का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मोर और लेस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सीपीएम हुआ, पर्ट हुआ, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो उसमें टर्म्स होते हैं, फ्लोट क्या होता है, ये सब चीज़ें। मटेरियल साइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, तो इस टॉपिक को आप रिमेंबरेंस के अप्रोच से मतलब आपको पढ़ना चाहिए कि जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अंडरलाइन करके थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो आईसीटी का सिलेबस अभी तक 2-3 साल में क्लियर नहीं हो पाया है, मतलब कभी कुछ पूछते हैं, कभी पूछते हैं, तो जो भी स्टैंडर्ड बुकलेट्स में अवेलेबल है, जो भी वीडियोस में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, एथिक्स इज मोर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और एट द एंड आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से हुआ, प्रीवियस ईयर जो आ रखे हैं उनको, तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और यूपीएससी क्या चीज़ पूछता है। ये ध्यान रखिए कि इस पेपर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सही चीज़ गेस करना सीख जाएं टेस्ट सीरीज के थ्रू, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। रटना आप अगर रटने पे जाओगे अगर सिलेबस को, तो सिलेबस बड़ा है, रट नहीं पाओगे सब चीज़ें, तो क्रैम करना अवॉइड करिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। बेस्ट सोल्यूशन इसका यही कि आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज़्यादा दीजिए, अपनी गलतियाँ देखिए, एक एस्टिमेट का जो आर्ट होता है कि आप सही गेस कर सकते हैं कि नहीं ऑप्शंस में। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 बार पढ़ के सिलेबस गो थ्रू कर लिया और फिर टेस्ट सीरीज बहुत सारे टेस्ट दिए, प्रीवियस ईयर अच्छे से किए, तो फिर उनका एक एटीट्यूड डेवलप हो गया कि क्वेश्चन बेसिकली कैसे मतलब सही करना है, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, मोर देन 110, मोर देन 115। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोर और लेस नॉन टेक्निकल का स्ट्रैटेजी। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हैंड रिटन नोट्स पढ़ें या फिर बुकलेट से पढ़ें या वीडियो से पढ़ें, मेरा सजेशन है कि हैंड रिटन अवॉइड करिए, जो स्टैंडर्ड बुकलेट्स अवेलेबल है कोचिंग में के मार्केट में उससे पढ़िए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए 2-3 बार प्री के पहले, और फिर टेस्ट ज़्यादा लगाइए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये तो हुआ नॉन टेक्निकल की बात। अब टेक्निकल प्री में कैसे टैकल करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है टेक्निकल के लिए, तो ये समझिए कि आपको ना यूपीएससी का थोड़ा पैटर्न देखना पड़ेगा टेक्निकल से रिलेटेड। अगर मैं पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ पिछले 2-3 साल में, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया है पेपर, उससे पहले थ्योरेटिकल भी काफ़ी सारे होते थे, तो मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है 2-3 साल से कैलकुलेटिव आ रहा है पेपर, और चेंज होता है, थोड़ा सा डायनेमिक रहता है, कई बार वो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे 2018 और 2019 में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो मैं जो समझता हूँ कि आपके जो प्रीवियस ईयर है मैं उसको बाइबल मानता हूँ। बाइबल इस सेंस में नहीं कि वो सेम चीज़ रिपीट होगी, बाइबल इस सेंस में कि आपका प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, आप कौन सा क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमेशा इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्री होता है टेक्निकल पार्ट 150 उसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है सारे क्वेश्चंस कर पाना, इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक स्पीड और एक्यूरेसी का एक ऑप्टिमम मेंटेन करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कई बच्चे पूछते हैं सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिनिमम 85-90 तो अटेम्प्ट करें ही करें। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने 90 अटेम्प्ट किए तो उसका बहुत अच्छा स्कोर आया, एक और दोस्त था जिसने 120 अटेम्प्ट किए लेकिन उसका अच्छा स्कोर नहीं आया। तो इसलिए मैं वो बोलता हूँ कि आप जो टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपका स्पीड और एक्यूरेसी का एक ऑप्टिमम मेंटेन करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत स्लो कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन जो है वो छूट जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, अब प्री के लिए जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप ना एक फुल नोट्स बनाइए डेडिकेटेड आपके। मैंने अपने वीडियोस में भी कहा है अल्फा स्ट्रैटेजीज में ये चीज़ कि आप आपके फुल नोट्स बनाइए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं सब कुछ आपकी एक कॉपी में मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुक में अंडरलाइन कर ले रहे हैं या वहीं मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्री की जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, तो प्री की टेस्ट सीरीज है। लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू टैकल प्री टेस्ट सीरीज बेसिकली। सो वंस यू हैव मेड योर होल नोट्स, आपने आपके नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, देन यू हैव रिवाइज, देन यू हैव गॉन थ्रू, आपने एक बार प्रीवियस ईयर भी लगा लिया है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कैसे टैकल करनी है ये चीज़ समझिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री जो है यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, देयर इज नो कैलकुलेटर इन द एग्जाम, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज after you have prepared your notes, after you have revised, the main thing that you have to do is focus on test series. I believe 50% of your preparation will go into the test series, because how you perform in the actual exam, that depends on how well you have done in test series, how you have practiced yourself, which questions to attempt first, which questions to skip first, right? For example, if I give an example of civil engineering particularly, so some topics like SOM, then environmental engineering, soil,
Then so these are very scoring, because calculations are not that difficult if you compare it to RCC steel, where there are a lot of random questions. So you have to prioritize which topics you will go in an actual exam first, right? So these things you have to practice in tests. So always remember, whichever way you are going to do and practice your test, same thing you are going to perform in your actual exam also. ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ठीक है. हाँ, और जब भी आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप रिवाइज कहाँ से करेंगे. इसीलिए आपके जब फुल नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है अल्फा स्ट्रैटेजीज के, कि आपको डेडिकेटेड शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे. आपका प्री का पूरा रिविजन शॉर्ट नोट से ही होगा. आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी, आपको कोई पुराने नोट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपका सारा रिविजन, योर शॉर्ट नोट्स विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन बिफोर प्री. For technical part, I'm not talking about GS, because GS it's very difficult to prepare short notes, right? So you have to be very spot on with your short notes. All things should be included, all formulas, all tables, all things which you have to remember. Then always add your mistakes. So what I used to do while I was preparing is, when after I gave the test and I analyzed my mistakes, I used to add my mistakes. I used to remember my mistakes and add those in short notes basically. So that helped me a lot in terms of improving my mistakes, in terms of remembering my mistakes and avoiding those mistakes. So अभी तक हमने प्री का स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है. क्वेश्चन जो था कि प्री में टेक्निकल कैसे करना है, नॉन टेक्निकल कैसे करना है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेंस का एग्जाम है, मेंस का प्रिपरेशन की अगर मैं बात करें. ठीक है. तो ये ध्यान रखिए कि मेंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग. जैसा कि अभी मेंस आने वाला है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट it is the most important part of your preparation and your scoring, in terms of scoring, because the major part जो है, major जो score में changes बनते हैं, right, these changes are because of the main score, right. तो जो बच्चे अगर 20-30 मार्क्स एच भी ले लेते हैं प्री एग्जाम में, तो मेन जो डिफरेंस आता है 50-60-70 मार्क्स का, दैट एक्चुअली कम्स इन योर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. सो लेट्स डिस्कस दिस स्ट्रैटेजी के मेंस को कैसे टैकल करना है. तो मेंस को अगर मैं कुछ फ्रेज में डिस्क्राइब करूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, कि आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है उसमें कैसे आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेस को आप देख रहे हैं कि नहीं, कैलकुलेटर को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैं मेंस की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो आपको जो प्रीवियस ईयर 25 ईयर्स का जो भी है, आप एक अच्छा सा मार्केट में जो भी सॉल्व प्रीवियस ईयर बुकलेट है कोचिंग का अवेलेबल है, उसको आप बाय कर लीजिए. ठीक है. आपके जो प्रीवियस ईयर हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक फेयर तरीके से करिए. I mean, what you have to do is you have to write the questions, close the solution book, solve on your own, see your mistake, then mark those mistakes with red or black color, right, and then move on, so that you can identify those mistakes. आपका जो मेंस का रिवीजन होगा ना, वो प्रीवियस ईयर से ही होगा. क्वेश्चंस रिवाइज करने होते हैं मेंस में, ज़्यादा चीज़ें नहीं रिवाइज करनी होती है. ये कुछ थ्योरी जाके आपको नहीं पढ़ना होता है. थ्योरी भी जो आप रिवाइज करेंगे मेंस के लिए, वो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे, राइट. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक का आपको सॉल्व करना है, और उसमें आपको कंप्लीट मतलब फेयर तरीके से करना है, राइट. क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक किया सोम पूरा, अब आप इसको रिवाइज करेंगे जब वापस से, तो आप रिवीजन जो है इन क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे. आप क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, जो पुराने टेस्ट में आ रखे हैं, उसको आप ऐड करोगे, राइट. सो आपका टॉपिक बाय टॉपिक पूरा एक डेटा बैंक तैयार हो जाएगा क्वेश्चंस का, जो आप रिवाइज करेगा हेल्प करने के लिए. इसके अलावा आपके डेडिकेटेड मेंस के नोट्स होंगे. अब मेंस के नोट्स में बच्चे पूछते हैं कि सर मेंस के नोट्स में क्या चीज़ होनी चाहिए. तो मेंस के नोट्स में डिज़ाइन स्टेप्स होते हैं, डिज़ाइन डेटा होता है, डिज़ाइन प्रॉब्लम्स के बेसिकली जो भी अजम्पशंस होते हैं वो होते हैं, या एनालिटिकल प्रॉब्लम में जो चीज़ ध्यान रखनी होती है, कुछ नए फॉर्मूले होते हैं. अगर मैं बात करूँ मान लीजिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा डिज़ाइन यूनिट्स है, उनका डेटा आपको ध्यान रखना होता है, राइट. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. आपका डेटा बैंक, आपका मेंस का नोट्स और आपका जो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स है प्री का, ये आपका कंप्लीट मेंस का रिवीजन करा देगा, राइट. अब इसके बाद ये आपका हो गया, बेसिकली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिए. अब आपको टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा फोकस करना है. जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन सही से करना है. तो मैंने इस पर डिटेल्ड 1-2 वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी अल्फा स्ट्रैटेजीज पे, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि आप मेंस की टेस्ट सीरीज कैसे देंगे. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन अभी काफ़ी सारे हैं. तो बेसिकली उन वीडियोस को आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने बात किया कि टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का यूज़ कैसे करना है, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है. ठीक है. तो ये तो हुआ आपका मेंस का स्ट्रैटेजी के बारे में, राइट. नाउ ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इसमें एक क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें. तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग.
बेसिकली फॉर द टाइम बिंग मैं स्किप कर दे रहा हूँ बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अभी के लिए। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें बेसिकली, राइट। सो अब ये तो वो एक्चुअली ब्रॉड क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के, राइट। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स मतलब हम लोग पता ही नहीं हमें नोट्स कैसे बनाने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं। सिंपल थोड़े से अगर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं सबसे पहले अपना जो कंटेंट है वो प्रिसाइज रखिए, कम रखिए और प्रिसाइज रखिए। ज़्यादा सोर्सेज पर रेफर मत करिए, कोई स्टैंडर्ड बुक पे मत जाइए। जो आपका कंटेंट है, जो आप कोचिंग के बुकलेट्स यूज़ कर रहे हैं या आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, उस पर स्टिक करिए। डोंट मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड देयर, ये बुक पढ़ लूँ वो बुक पढ़ लूँ, ठीक है। कंटेंट प्रिसाइज रखिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि बेसिकली बनाने कैसे नोट्स। तो अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो मैं क्या करता था, मैं जहाँ से मैं एक्चुअल में बुकलेट से पढ़ता था कोचिंग की, जो पोस्टल मटेरियल होता है, तो मैं उसमें टॉपिक उठाता था, एक कॉपी उठाता था, फिर उसको एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कलर्ड पेन से लिख लेता था ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे डिस्टिंक्टिवली दिखें। उसके बाद कॉन्सेप्ट लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद, उसके रिलेटेड थ्योरी लिखने के बाद मैं सॉल्व एग्जाम्पल उतारता था बुकलेट से और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। इससे मेरा जो है प्रैक्टिस शुरू से डेवलप होता था। तो इस तरीके से आप आपके पूरे नोट्स जो है वो बनाइए, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो लोग डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं, एंड में आपके पास रिवीजन के लिए स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सोर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बुक से रिवाइज कर रहे हो, इसलिए नोट्स खुद के होना बहुत ज़रूरी है। बी इट फुल नोट्स, बी इट शॉर्ट नोट्स, यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। नाउ राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि सर सेल्फ प्रिपरेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ ध्यान रखनी है। मैं खुद से पढ़ रहा हूँ तो मैं कोचिंग नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या चीज़ हेल्प करेगी या मुझे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने बोला कि एक कंटेंट प्रिसाइज रखिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उस पर होवर मत करिए बार बार इधर से उधर, ठीक है। अब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कोई फिजिकल कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आप खुद से पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपका जो नोट्स होगा वो पूरा अच्छे से बनेगा, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा ठीक है, नोट्स आपका खुद से बनेगा सेल्फ प्रिपरेशन में। और एक आप अच्छा खुद का सर्कल रखिए। सर्कल एज इन कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अटक जाते हैं, हम लोग डाउट्स आने लगते हैं या कुछ टॉपिक्स पर अटक जाते हैं, तो कहाँ से डाउट क्लियर करें। तो अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप फैकल्टी से भी डाउट पूछ सकते हैं, और हमने अपना अल्फा लर्निंग पोर्टल पे फ्री डाउट पोर्टल ऑन कर रखा है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारी जो फैकल्टी है, जो क्वालिफाइड IAS ऑफिसर हैं, वो आपके डाउट को आंसर करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डाउट्स जो आ रहे हैं वो अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे नोट्स आप बनाना सीख जाएंगे, आप टेस्ट सीरीज घर बैठ के दे पाएंगे। लेकिन आप जहाँ अटकेंगे, मुझे जो लगता है जो मेजर बच्चों का डाउट है वो बेसिकली ये है कि सर डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप हमारे फैकल्टी से पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप एनएल वगैरह को भी रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि मैं वो एडवाइस नहीं करता, अगर कोई बच्चा उसको रेफ़र कर सकता है, अगर समझता है कि डाउट उससे क्लियर कर सकता है तो वो करिए। तो सेल्फ प्रिपरेशन में मेन थिंग इज योर डाउट शुड बी क्लियर एंड यू शुड बी थॉरो विथ योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन स्लो लर्नर कवर मोर सिलेबस विथ अंडरस्टैंडिंग। That is a very important question, I think, because every one of us is different. Some of them are fast learners, some of us are slow learners. So what is the advantage with slow learners is, what I have observed is, the positive is they are very good in basically grasping. वंस दे रीड समथिंग दे आर वेरी गुड इन ग्रास्पिंग। सो इसको नेगेटिवली मत लीजिए। अगर आप स्लो लर्नर हैं तो आइडेंटिफाई योर पॉजिटिव्स। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्लो लर्नर है, डरिए मत, आप स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ करिए, ठीक है। तो स्लो लर्नर के लिए मेरा एडवाइस ये कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। टाइम एज इन, सपोज इफ समवन इज डूइंग अ टॉपिक इन 10 days, फॉर एग्जाम्पल, सो इफ समवन इज फिनिशिंग 20-25 days, you may require 30 days, right? So you have to have more time, as in you have to have your dedicated plan, and you have to give more time to the subjects. Please keep that in mind. Please don't compare it with other people who are fast learners. स्लो लर्नर अगर आप हैं तो आप एक अपना प्लान बनाइए, ठीक है। आपका डेडिकेटेड प्लान में सब चीज़ें होंगी कि इस टॉपिक के बाद मैं ये करूँगा, इस टॉपिक के बाद मैं ये करूँगा, ठीक है।
बाकी एज सच प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप स्लो लर्नर हैं, बस आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके चलना है, राइट। और रही बात अंडरस्टैंडिंग की, तो जैसा कि मुझे लगता है मैं मिला हूँ कुछ लोगों से जो थोड़ा सा स्लो करते थे, तो उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो एक एक चीज़ को समझ के आगे बढ़ते हैं। सो सी द पॉजिटिव्स, उसमें आपको ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस मत करिए। और हमेशा एक आपका डिटेल्ड डेडिकेटेड टाइम टेबल और प्लान होना चाहिए। टाइम टेबल एज इन कि आपका 1-2 महीने का आपका प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप ये टॉपिक पहले करेंगे, फिर ये टॉपिक बाद में करेंगे, इसके साथ ये रिवाइज करेंगे। मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको एंड में कि टॉपिक्स आपको कैसे लेके चल रहे हैं। हमने अपने अल्फा लर्निंग का जो पोर्टल है उस पर हमने आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दिया है, हम उसका वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको स्किप करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो टू मेक लाइफ ईजियर फॉर यू वी हैव अ कंप्लीट करिकुलम वेयर इन सब्जेक्ट वाइज वी हैव डिस्कस्ड which topics, subtopics to focus more on, which subtopics to skip, right? So that link I will share towards the end. ठीक है. Now let's move to next question, revision strategies. This is one of the most important question that aspirants normally face. Sir, what should be the revision strategy? तो अगर आप जैसे मान लीजिए आपने पहली बार पढ़ा कोई टॉपिक, तो आपको 30-40 दिन तक उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डरिए मत, हर किसी के साथ होता है। जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया था, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई यूज्ड टू फॉरगेट। आफ्टर 30 days आई यूज्ड टू फॉरगेट फार्मूला। दैट हैपन्स बिकॉज दैट इज़ वेरी नॉर्मल विद अस। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर भूल गया, सर याद नहीं आ रहा है। हमेशा अपना एक प्लान रखिए, मतलब इस तरीके से प्लान रखिए कि एक टॉपिक खत्म किया है, उसके आपने प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लिए हैं। उसके बाद आप ट्राई करिए कि कुछ दिन बाद एक बार उसको गो थ्रू कर लें, रटना नहीं है, जस्ट एक बार फ्लिप ओवर कर लें पेजेस को, जो नोट्स बनाए थे आपने, उसमें आपने एक बार फॉर्मूले देख लिया, आप रीड भी कर लेंगे, इतना बहुत है रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है रिवीजन स्ट्रैटेजी शुरू वाली। अब अगर बात करें टुवर्ड्स द एंड, जैसे मान लीजिए आप प्री का आपका एग्जाम आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर रहे हैं, या मेंस का एग्जाम आ रहा है तो क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए आपकी जो आपका स्टेज है, जैसे प्री में इट्स मोर अबाउट रिमेंबरेंस, फॉर्मूला याद रखना, फैक्ट याद रखना, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। मेंस की बात करें तो आपकी गलतियां ध्यान रखिए, आपके डिज़ाइन स्टेप्स ध्यान रखिए। तो रिवीजन में वो चीज़ ज़्यादा आप फोकस करिए। जैसे प्री का रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत अलग होगा, इसमें आप फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। मेंस का जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होगा उसमें आप क्वेश्चंस को याद करेंगे, क्वेश्चंस के स्टेप्स को याद रखेंगे, और डिज़ाइन के डेटा को याद रखेंगे, डिज़ाइन स्टेप्स को याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ कंप्लीटली सब्जेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, तो उसमें आप बुक में अंडरलाइन करके वो चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी में फ्रीक्वेंट रिवीजन में बिलीव करता हूँ। मान लीजिए आपने एक, और रिवीजन मतलब ये नहीं कि आप पूरा रट रहे हैं उसको बैठ के, रिवीजन मतलब एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जस्ट एक बार फ्लिप ओवर भी कर लेंगे तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन का यही है कि आपके पास खुद के नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स हैं या फुल नोट्स हैं। दूसरों के नोट्स पर रिलाई नहीं करना है कि इसके हैंड रिटन नोट से पढ़ लिया, उसके हैंड रिटन नोट से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आपके क्वेश्चंस मेरे पास बीच बीच में और भी आ रहे हैं, जैसे कि, तो मैं उसको एंड में डिस्कस करूँगा। अब एक क्वेश्चन है, प्रोबेबल सीट्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021। इसको जल्दी से बता देता हूँ। जो डिपार्टमेंट स्टिल रिक्रूट करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज से वो है MES, CPWD, CS रोड्स, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, IDSE, सर्वे ऑफ इंडिया, BRO, ये रिक्रूट करते रहेंगे। तो मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि स्टिल टोटल 130, 120 इस टाइप से सीट्स तो रहेंगे। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रेलवेज़ के सीट हुए हैं वो कम नहीं हुए हैं, वो किसी और एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं। IRMS पे भी मैं डिटेल में एक क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, नाउ इट्स एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डूज एंड डोंट्स फॉर ESE एंड गेट एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक वीडियो बना हुआ है अल्फा स्ट्रैटेजीज पर डूज एंड डोंट्स का, वो मैंने अच्छे से डिटेल में 10 मिनट में समझाया है, उसको आप देख लीजिए। सॉरी फॉर स्किपिंग दिस क्वेश्चन बट इट हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड इन वीडियो। तो ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप देख सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है कि सर हाउ टू फाइंड विच एग्जाम टू फोकस ऑन, ESE और गेट और अदर। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर सकते हैं तो आप उसी से स्टार्ट करिए। इससे ये होता है कि ना कि ESE का सिलेबस ऐसा है कि आप दूसरे एग्जाम भी आसानी से दे सकते हैं। आपको गेट उसका सबसेट है सिलेबस का, प्रैक्टिस आप अलग से कर सकते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन सिलेबस वही होगा। तो आप जो बेसिक सिविल है, बेसिक मैकेनिकल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, वो मोर और लेस सेम रहता है किसी भी एग्जाम का। क्वेश्चंस का लेवल वेरी करता है, राइट। तो आप ट्राई करिए कि आपका बेसिक सही रहे, बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब करेंगे आपको समझ में आएगा, तो आपको आपका कैलिबर भी पता लगेगा। कई बच्चे सिर्फ गेट का प्रिपेयर करते हैं, कई बच्चे जो ESE का करते हैं वो डेफिनेटली गेट का तो एग्जाम दे ही सकते हैं, और वो कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा इसमें यही अंडरस्टैंडिंग है कि आप ESE को लेके चलिए, और अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज आपके लिए टफ है, या फील हो जाता है यार
खुद में ही मतलब ये फील होने लगती है चीज़, तो आप फिर गेट का करिए या आप जो भी स्टेट का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम मतलब करना चाहते हैं उसमें आप ये कर सकते हैं। एक बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर जाते हैं उसके बाद आप फिर ये भी दे सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट है खुद पे, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अब है जो कि IRMS पे ही उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन रेलवे जो मैनेजमेंट सर्विस है उसके आने के बाद रेलवेज़ की सीट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उससे हट चुकी है, तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि अभी कुछ भी UPSC ने या रेलवेज़ ने डिक्लेयर नहीं किया है, ओपन नहीं किया है, तो उसको लेके नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए या कुछ अपने मन से मत डिराइव कर लीजिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखी जो क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, एग्ज़ाम ऐसा होगा, तो प्रेडिक्ट मत करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो सीट्स यहाँ कम हुई है वो इस एग्ज़ाम में आ जाएगी। तो और एज सच कॉम्पिटिशन में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज आप समझिए कि रेलवे, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, उसमें स्पेशलाइजेशन होंगे 4-5, जैसा कि रेलवेज में पहले भी बताया कि सिविल वाला स्पेशलाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, और जनरल जो होता है जो कि अभी सिविल सर्विसेज से आते थे, जैसे कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस हुआ, पर्सनल सर्विस हुआ, अकाउंट सर्विस हुआ। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जिस स्पेशलाइजेशन को बिलोंग करते हैं आप उसी से एग्जाम देंगे, तो आपका कॉम्पिटिशन भी उन्हीं लोगों से होगा। तो डोंट थिंक कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। हालांकि ये हो सकता है कि GS का सिलेबस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और GS का सिलेबस का मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का अभी GS का सिलेबस है और जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है GS का, उनके कहीं बीच में होगा, पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ, एंड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी ऑल्सो। इतना भी नहीं होगा कि सिविल सर्विसेज जितना मुश्किल हो, इतना भी नहीं होगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा हो, थोड़ा सा बीच में होगा। ये ध्यान रखिए कि कंपटीशन मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने स्पेशलाइजेशन में ही एग्ज़ाम देंगे। बाकी जो चीज़ें आगे क्लियर होने वाली हैं कि प्री कैसे होगा, वो सब आप ज़्यादा सोचिए मत। आप आपका जो तैयारी है इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर रहे हैं या गेट का कर रहे हैं उसको सॉलिड रखिए। ऑब्वियसली सिलेबस सेम ही रहने वाला है, टेक्निकल का तो चेंज होगा नहीं। जो भी GS में चेंजेस होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। तो इसको लेके आप डरिए मत कि IRMS में सीट कम हो गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप एकदम अपना तैयारी जो पढ़ रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है। तो इसको कोई गेस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो यही बोलूँगा, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा 2021 में जब वैकेंसी निकलेगी। नाउ एक क्वेश्चन है कि सर आई एम अटेंडिंग कॉलेज, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड ESE? So this, it's a very good question because a lot of you are preparing from college who are in their second, third and fourth year. So you have to remember that you have to keep a semester wise approach. For example, एक सेमेस्टर में 4-5 कोर्सेज होते हैं, तो आप उन कोर्सेज से स्टार्ट करिए। इसका बेनिफिट ये होगा ना कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट बेसिक सेम रहता है, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप डाउट उसी टाइम पूछ सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ लगा सकते हैं। तो सेमेस्टर वाइज अप्रोच ट्राई करिए आप, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड एक कोरा पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखा है कि आप कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करते हैं। तो इन शॉर्ट सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर चलिए, जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं उन पे आप फोकस करिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वर्सेज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्या चीज़ सेलेक्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्चे का ये क्वेश्चन है। सो अगर आप रिस्क कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिस्क कम है, बिकॉज थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम है। कंपटीशन की बात नहीं करूँगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम है। सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा पेपर ज़्यादा होते हैं तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहता है, जैसे मैं तो स्टेप बाय स्टेप में बिलीव करता हूँ, अगर आप पहले ESE दे सकते हैं उसको क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप सिविल सर्विस में मूव करिए, ठीक है। थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप डायरेक्ट सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं, तो देयर इज़ नो डाउट, इट इज़ अ क्वेश्चन विच यू योरसेल्फ हैव टू आंसर, नो वन कैन आंसर। बस आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है। और एक क्वेश्चन और था कि सर EOL के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद EOL जो मिलता है लीव, मतलब तैयारी करने के लिए जो लीव लेते हैं 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है, उसमें तैयारी कर सकते हैं कि नहीं उसके साथ साथ, या फिर उसमें कितना अच्छी तैयारी होती है, प्लस जो ट्रेनिंग हो रहा है उसके साथ साथ क्या पढ़ सकते हैं कि नहीं। ये ध्यान रखिए कि EOL का भी अभी रेलवेज़ में तो पता नहीं, शायद रूल्स चेंज होने वाले हैं। बाकी बहुत सारे EOL देते नहीं है डिपार्टमेंट, जैसे CPWD हुआ नहीं होता है, CWC में कोई EOL नहीं होता है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सफिशिएंट टाइम होता है। आपका कितना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, आप कितना डेडिकेटेड हैं, क्योंकि ऐसे लोग रहे हैं जो कि ट्रेनिंग के साथ जिन्होंने निकाला है या EOL ले के निकाला है, तो हर टाइप के आपको लोग मिलेंगे। ये आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, गेट के लिए, हर सभी एग्जाम के लिए, कि सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये वाला मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जो हमने बनाया है आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिमिलरली हम लोग आगे चल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में भी ये चीज़ करने वाले हैं कि किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। तो अल्फा लर्निंग करिकुलम में हम लोग ये चीज़ शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि सर ESE का सिलेबस चेंज हो सकता है क्या 3-4 साल में।
आप ये समझिए कि टेक्निकल का जो पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज अगले 3-4 साल में, क्योंकि वो चीज़ सेम रहने वाली है। दे कैन ऐड टॉपिक्स, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने अभी कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए थे, लाइक वाटर टैंक हुआ, स्टेयर केस हुआ 2-3 साल पहले, ऐड हो सकता है, बट एज सच कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स वगैरह, ये सब उन्होंने जो नए टॉपिक्स ऐड किए थे, ठीक है, तो ये चीज़ें ऐड हो सकती है, बट कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, तो इसको लेके आप टेंशन मत लीजिए, व्हाट आई थिंक, ठीक है। Last month tips for engineering service examination. So I think this is a question which has been asked by an aspirant who is writing mains, क्योंकि मेंस आने वाला है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। हालांकि अभी तो पोस्टपोन हो गया है, बट होगा डेफिनेटली। तो लास्ट मंथ टिप्स ये हैं कि अपना 30 दिन का प्लान तैयार रखिए, किस दिन आप क्या रिवाइज करेंगे। आपका जो रिवीजन होगा वो आपके मेंस के नोट से होगा जो आपने बनाए होंगे, आपके जो क्वेश्चंस आपने अभी तक सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर में उससे होगा। फोकस ऑन क्वेश्चन रिवीजन, फोकस ऑन टेस्ट जो आपने दिए हैं उसमें जो गलतियां हुई हैं, जो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आते हैं। जनरली मैं डिज़ाइन प्रॉब्लम्स पे इसलिए फोकस करता हूं क्योंकि ये चीज़ें बच्चे बार बार भूलते हैं। डिज़ाइन डेटा हुआ, स्टेप्स हुए, स्टेप्स को याद रखिए, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को याद रखिए, ठीक है, और टेस्ट दे दे के आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। सो ये तो हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस मोर और लेस। लेट्स मूव ऑन टू गेट, क्वेश्चंस फ्रॉम गेट, ठीक है। तो गेट में ऐसा रहता है कि सर प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की कि प्रिपरेशन का जो कंटेंट है आप कहीं से भी करें, प्रिसाइज कंटेंट रखिए। आप पोस्टल मटेरियल से कर रहे हैं, आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, कंटेंट अपना लिमिटेड रखिए, एग्जाम स्पेसिफिक रखिए, ठीक है। गेट में जो चीज़ डिफरेंट होती है, अगर आप समझिए कि गेट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कि आप अपने माइनर मिस्टेक्स को सुधारें। क्वेश्चन हर बार नए होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। माइन्यूट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आईआईटी वाले पेपर बनाते हैं, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप टेस्ट करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में क्या होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें याद करके निकाल सकते हो। गेट में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए टॉपिक्स को लेकर, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। सिलेबस गेट में कुछ नहीं छोड़ना होता है, रिमेंबर। इंजीनियरिंग सर्विसेज में यू कैन स्किप सम टॉपिक्स, लेकिन गेट में ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, बिकॉज 65 क्वेश्चन होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 के मार्जिन पे, 0.5 मार्क्स के मार्जिन पे बहुत चेंज आ जाता है रैंक में और स्कोर में। तो आपको गेट में चीज़ ध्यान रखनी, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट पढ़िए, ठीक है। और जो आपका जो मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह है वो तो सभी एग्जाम में सेम रहता है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेन फोकस आपका टेस्ट सीरीज पर रखिए, जितने ज़्यादा 3 आवर्स के टेस्ट आप लगा सकते हैं। और कि जो पोर्टल्स होते हैं ऑनलाइन, किसी भी कोचिंग से आप कर रहे हैं, जो अल्फा लर्निंग का भी अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ मार्किंग दोज क्वेश्चंस, ताकि आप रिविजिट कर सकते हैं। यू कैन रिविजिट दोज क्वेश्चंस। सो योर मिस्टेक्स यू शुड आइडेंटिफाई, माइन्यूट थिंग्स, जो माइन्यूट मिस्टेक्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कहाँ हो रहे हैं। कैलकुलेटर का यूज़ आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। और एक गेट में एक छोटा सा ट्रिक आपको देता हूँ कि जो क्वेश्चन होता है, कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वो डेटा आप लिख लीजिए, एक बार जब पढ़ते जाते हैं तो डेटा लिखते चलिए, बिकॉज कुछ ये डेटा से ही आपको पता लगेगा कि क्या क्या डेटा है, तो क्या क्या फॉर्मूले लग सकते हैं, क्या चीज़ वो पूछना चाह रहा है, तो किस डेटा को कहाँ यूज़ करना है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट के क्वेश्चन में, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक माइन्यूट कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है टॉपिक की, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट दीजिए। आप भले ही शुरू में 20-30 मार्क्स स्कोर करेंगे, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा जब आप गलतियाँ आपकी देखेंगे, गलतियाँ आपकी पकड़ेंगे, ठीक है। तो और टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा फोकस रखिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव टिप्स फॉर गेट। और एक क्वेश्चन है सर, हाउ टू टैकल ईएससी प्लस गेट साइमल्टेनियसली, इनको साइमल्टेनियसली कैसे टैकल करें, हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, आप पूरा ध्यान अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज पे लगाइए। गेट के लिए जो आपको जनवरी के बाद जो 1-1.5 महीना मिलता है गेट तक, बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के बाद और गेट के एग्ज़ाम तक जो आपका 1 महीना होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर आपने आपका प्री दे रखा है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो आपका सब कुछ तैयारी पूरा होगा। जस्ट दैट आपको लास्ट 1 मंथ में 20 ईयर्स के गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेने हैं, और कम से कम 15-20 ऑनलाइन टेस्ट आपको दे लेने हैं, हर दिन एक टेस्ट। इससे ये होगा कि आपको गेट के क्वेश्चंस के टाइप का आइडिया लग जाएगा। तो टुगेदर जो प्रिपरेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का, वो ये चीज़ आपको इसमें करनी है। बेसिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, जस्ट रिमेंबर दैट 1 मंथ टाइमलाइन दैट यू गेट बिटवीन pre and gate, that is sufficient for scoring a good marks in gates. And lot of people who score good ranks in gate, they do the same thing. They use that 1 month, they solve they do just 2 things. They solve previous years of 20-25 years of gate, and they attempt a lot of tests, 20-25 tests. That is sufficient. Now
let's move on to next topic, which is SSC JEE. So this is an exam in which lot of aspirants sit, right? So let's talk about SSC JEE a little bit. जैसा कि हम जानते हैं कि दो स्टेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव स्टेज होता है, एक कन्वेंशनल स्टेज होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट पेपर 1. जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि सर पेपर 1 का प्रिपरेशन कैसे करें. पेपर 1 में देयर इज अ टेक्निकल पार्ट एंड देयर इज अ जनरल अवेयरनेस रीजनिंग पार्ट, राइट. तो आप ये चीज़ समझिए कि आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, ये सिलेबस मोर और लेस कॉमन है. जनरल अवेयरनेस हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, तो ये मोर और लेस सिमिलर रहेगा. एक क्वेश्चन ये भी है कि सर अलग अलग एग्जाम में नॉन टेक्निकल सिलेबस अलग अलग होता है, तो उसको कैसे पढ़ें. तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि देखिए हर एग्जाम का रिक्वायरमेंट अलग अलग है. आपको जो एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो एग्जाम आप अभी फोकस कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, उस पर आपका मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए. उसका जो कंटेंट है नॉन टेक्निकल का, उसको आपको ध्यान रखना है. ऐसा हो सकता है कि कुछ बेसिकली नॉन टेक्निकल का पोर्शन अलग अलग हो, जैसा कि एसएससी जेईई में कुछ टॉपिक्स ज़्यादा अलग होंगे, कुछ टॉपिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेज का नॉन टेक्निकल अलग है. तो जो सिमिलर चीज़ें वो आपकी सेम रहेंगी. बाकी जिस एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं उस पर आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप एक टेक्निकल पढ़ के सारे एग्जाम के एक नॉन टेक्निकल पढ़ के आप सारे एग्जाम के नॉन टेक्निकल निकाल सकते हैं. ठीक है. तो स्टेज 1 को क्रैक करने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर देखिए. सबसे पहले देखिए लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हुआ, और आपका बेसिकली जो भी एप्टीट्यूड वाले प्रॉब्लम्स हैं, इस पर आप एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सेम रहती है किसी भी एग्जाम में, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए. और प्रीवियस ईयर इज सफिशिएंट, प्रीवियस ईयर को लगाइए, इतना सफिशिएंट है आपको ये टॉपिक्स को सेल थ्रू कराने के लिए. अब बात करें टेक्निकल, तो टेक्निकल में अगर हम बात करें एसएससी जेईई का, तो सेम चीज़ है. बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये चेंज नहीं होता है. टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज से लेवल कम रहता है. सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आईएएस कोड से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ फैक्ट पूछ लिया, तो ऐसे वन लाइनर होते हैं. तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा मोर और लेस, थोड़ा सा इसमें स्पीड का आपको ध्यान रखना है जो आपके क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. और ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर लगाने, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. प्रैक्टिस आप टेस्ट से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए. आप कोई ऑनलाइन लेक्चर को भी रेफर कर सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ भी बुक उठा लीजिए. बस ये ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, आपको एग्जाम का रिक्वायरमेंट समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. प्रीवियस ईयर आप देखिए 15-20 साल के किस तरीके से पूछ रहा है, उतना मुश्किल नहीं होता है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल वन लाइनर्स कैलकुलेशन होते हैं, जैसे कि और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको. अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो पेपर 1 में जो टेक्निकल पोर्शन है एसएससी जेईई का, उसमें आपके बिल्डिंग मटेरियल, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, आरसीसी और हाइड्रोलिक्स, ये 4-5 जो टॉपिक्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं. मैंने पिछले 2-3 साल का एनालिसिस देखा है, मैं उसी से बता रहा हूँ आपको कि कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं. तो इनमें क्या होता है ना, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ये सीमेंट का टाइप क्या है, इस सीमेंट में मान लीजिए 4 टाइप की सीमेंट दे दी, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा है. ठीक है. या फिर सीमेंट का जो टेस्ट होता है, या कॉन्क्रीट का कोई टेस्ट होता है तो कौन सा पैटर्स होता है. तो वन लाइनर्स बहुत सारे आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ये टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए पेपर 1 में. अब क्वेश्चन एक एस्पिरेंट ने पूछा है, सर हाउ टू टैकल पेपर 2 कन्वेंशनल पार्ट. सो सिविल या कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंजीनियरिंग सर्विसेज और डेफिनेटली गेट से कम होगा. आप प्रीवियस ईयर उठाइए 15-20 साल का, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे ऑलरेडी, आपको सब चीज़ पता है, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है. आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको क्वेश्चंस देखने किस तरीके से आते हैं. आप अपने हर एक एग्जाम का स्ट्रैटेजी सेम रहता है. देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप वही करेंगे कि गलतियां आपने ध्यान रखनी है, मिस्टेक्स आपने ध्यान रखनी है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. अपना एक 2-3 महीने में आपका प्रोग्रेस देखना है कि यार आपके सच में गलतियाँ रिड्यूस हो रही हैं कि नहीं. ठीक है. तो अगर मैं कन्वेंशनल पार्ट जो एसएससी जेईई का, उसके टर्म्स में बात करूं कि इंपॉर्टेंस टॉपिक का, ठीक है, तो आरसीसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है, स्टील इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव से. ये सिर्फ बात कर रहा हूँ. सिमिलर एनालिसिस आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा लास्ट 2-3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का एनालिसिस रिसेंट ट्रेंड से. ठीक है. अब रिसोर्स, एक क्वेश्चन है कि सर रिसोर्सेज एसएससी जेईई के लिए क्या है. देखिए कि मैंने जैसा कि बोला आपको कि टेक्निकल पोर्शन की चेंज नहीं होती, आप कहीं से भी पढ़िए. आप कोई बुक, आप जो बुकलेट अवेलेबल है मार्केट में एसएससी जेईई का या ऑनलाइन लेक्चर्स, आप कहीं से भी पढ़िए, अपना कंटेंट प्रिसाइज रखिए और आपके खुद के नोट्स बनाइए, इतना बहुत है. और फिर सब कुछ आपका जो कवरेज होगा वो क्वेश्चन से होगा. ठीक है. ये तो आपका हुआ, अभी तक हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन लिए गेट के लिए, एसएससी जेईई के लिए. तो ये मोर और लेस टेक्निकल क्वेश्चंस हुए. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू जनरल क्वेश्चंस. बहुत सारे आप लोगों से जनरल क्वेश्चंस मुझे मिले हैं. हाँ,
First question that is very good question is studying self. Sir, I am preparing myself and how to clear my doubts. Remember, my dear friends, it is very important to have a very good friend circle who are preparing similar examinations like you if you are doing self preparation, because those people will help you clear your doubts. आपका जो म्यूचुअल होगा, ऐसा नहीं कि साथ में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, आप कॉल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप आपके डाउट्स क्लियर कर सकें. सेल्फ प्रिपरेशन में द मेन थिंग इज कि जहाँ आप अटक रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. राइट, ठीक है. एंड जस्ट इन बिटवीन आई एम टेलिंग यू कि अल्फा लर्निंग पे हमने क्वेश्चन एंड आंसर पोर्टल ओपन कर रखा है, जहाँ पर हमारी जो फैकल्टी है, जो अल्फा लर्निंग की टीम है, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे. आपको कुछ भी डाउट आता है टेक्निकल में, जनरल में, नॉन टेक्निकल में, आप पोस्ट करिए डाउट, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स हमारे से मिलेगा. सो हमने हमारा जो पोर्टल स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ऑनलाइन बेसिकली रिसोर्सेज हैं, अच्छे वीडियोस कम हैं, अच्छा मटेरियल कम अवेलेबल है, तो हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ जैसा कि इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है. डाउट्स अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मेंटेन करिए. अगर आप कॉलेज में तो फैकल्टी से डाउट पूछिए. कभी कभी ऑप्शनली आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, एनपीटेल यूज़ कर सकते हैं डाउट्स क्लियरिंग करने के लिए. बिकॉज मैं थोड़ा एडवाइस नहीं करता हूँ एनपीटेल का, लेकिन जो उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़े होते हैं, रिलेवेंट भी नहीं होते हैं कई बार, तो उसको यूज़ करिए. नाउ वन क्वेश्चन विच आई हैव गॉट इज, सर नॉन टेक पोर्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एग्जाम्स, सो हाउ कैन आई अपीयर इन मल्टीपल एग्जाम्स. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि देखिए, हर एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, हर एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन अलग अलग होता है. तो आपको जो एग्ज़ाम आ रहा है, नॉन टेक्निकल पोर्शन, आपको 1-1.5 महीना डेडिकेटेडली, 2 महीना आपको उससे पहले आपको देना पड़ेगा उस एग्ज़ाम के लिए. जो बेसिक चीज़ें हैं, रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज ये सेम रहेगा हर एग्ज़ाम में, ये चेंज नहीं होता है, आप कहीं से प्रिपेयर करें. लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो सकता हो, एसएससी जेई का थोड़ा ईजी हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का थोड़ा डिफरेंट हो, या गेट में जो थोड़ा बहुत पूछते हैं जो भी चीज़ें, वो थोड़ा अलग हो. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए. टेक्निकल सेम रहेगा, नॉन टेक में आपको टाइम देना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से. यू कैन नॉट स्किप दिस. आप ये नहीं सोच सकते कि इसका नॉन टेक पढ़ के मैं कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूँ. नाउ वन क्वेश्चन विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो इज हाउ टू इम्प्रूव माई कैलकुलेशंस. हाउ टू इम्प्रूव माई कैलकुलेशंस, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है. देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन का लेवल अलग अलग एग्जाम अलग अलग होता है, राइट. तो आपको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्या करता था अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए. मैंने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जो है 25 तक याद कर रखे थे, ठीक है. अब ये चीज़ समझिए कि यार कैलकुलेशन हवा में इम्प्रूव नहीं होते हैं. डेफिनेटली हर मतलब आपको कोई अच्छा सिलेक्टेड क्वालिफाइड बंदा बोलेगा कि प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता सिर्फ प्रैक्टिस से कहाँ इम्प्रूव रहे हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो प्रीवियस ईयर होते हैं, ठीक है, उससे आपको पता लगता है कि किस टाइप के कैलकुलेशन आते हैं. यू नो दैट कि अगर अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ या हाइड्रोलिक मशीन्स हुआ, इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो स्पेसिफिक स्पीड निकालना होता है. तो कई बार कैलकुलेशन इतना गंदा होता है कि पावर 5/4 होता है, 200 की पावर 5/4. तो उसको कैसे करें सर, ये 90 की पावर 5/4. तो ये ध्यान रखिए. ऑब्वियसली इसको मैं ब्रेक करके करता था कि 1 + 1/4 कर लिया 90 का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर होगा, 3 की पावर 5 कर लिया. तो ये कैलकुलेशन आपको प्रीवियस से समझ में आएगा कि किस टाइप के कैलकुलेशन होते हैं. आपकी इंप्रूवमेंट भी वहीं से होगी कि आपने जब प्रैक्टिस किया ना, आपको पता लगेगा कि यार सोम में इस टाइप से कैलकुलेशन होते हैं. थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिए, ठीक है. तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था कि थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह जनरल 600 और 6000, तो दिख रहा है कि क्वेश्चन से ही कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, 6, 6.5, 7 और 10. तो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. एक क्वेश्चन है, सर आई हैव बॉट पोस्टल पैकेज फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाउ हाउ टू यूज़ इट. सो पोस्टल पैकेज कैसा रहता है कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा. पोस्टल पैकेज से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, जो मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी टॉपिक का जो आप पोस्टल का बुक उठा रहे हैं, उसमें आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स आपके मेंस के नोट्स में उतार लेने. जो आपके नोट्स बना रहे हो, आप जो फुल नोट्स बना रहे हो उसमें उतार लें, और फिर बुक को रेफर नहीं करना है ज़्यादा. कॉन्सेप्ट आपको उतारना है, सब चीज़ नहीं लिखनी है आपको. जैसे आप मान लीजिए आप सोम पढ़ रहे हैं, आपको मोमेंट एरिया मेथड है, तो मोमेंट एरिया मेथड के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, और उसका फिलॉसफी क्या है उसका डायग्राम एक बार बना लीजिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए. और जो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो फॉर्मूले होते हैं, पैराबोला का हुआ या टू द पावर n+1 का हुआ, जो भी फॉर्मूले होते हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए. इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करिए. डिज़ाइन
बेसिकली कोई टॉपिक जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हुआ तो उसमें आपको डिज़ाइन स्टेप्स और डिज़ाइन डेटा लिखना पड़ेगा आपके नोट्स में। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको पोस्टल पैकेज यूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़े बड़े मोटे बुक भी होते हैं, उसमें से आपको सब कुछ नहीं लिखना होता है। नाउ क्वेश्चन इज सर हाउ टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो हाउ आई यूज टू डू टाइम मैनेजमेंट इज कि आई ऑलवेज यूज टू हैव अ प्लान फॉर 1 मंथ अहेड। आई ऑलवेज न्यू कि मुझे अगले 1 महीने में क्या करना है, किस दिन क्या करना है, ब्रॉडली कि इस दिन सोम पढ़ूंगा, इस दिन सोम के 200-300 क्वेश्चंस लगाऊंगा, इस दिन इसका रिवीजन करूंगा। तो हर एक महीने का आपका प्लान होना चाहिए। उसको मैं थोड़ा सा बाइफर्केट कर लेता वीक वाइज भी कि इस वीक ये खत्म करूंगा, इस वीक ये खत्म करूंगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम सबके पास सेम होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाते कि यार 1 महीने में मैं कितना पढ़ सकता हूँ। ये आपको आर्ट एक डेवलप करना पड़ेगा कि अगले 1 महीने में मैं इतना पढ़ लूँगा, अगले 7 दिन में ये चीज़ें कवर कर लूँगा। इससे आपको 2-3 महीने की चीज़ें दिखने लगती हैं कि कितना टाइम अवेलेबल है, कितना टाइम मतलब मेरे पास करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस पर कि आपका रूटीन कैसा रहे कि आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो, वो आप देख सकते हैं अल्फा स्ट्रैटेजीज पर, ठीक है। और हमेशा आपकी तैयारी में अनसर्टेनिटीज़ आएंगी, बिकॉज मैं तो एक फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ कि लाइफ इज़ लाइक अ साइन कर्व, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो जब नीचे हो तो डिमोटिवेट मत हो, जब अप हो, जब अच्छी मतलब आपका फेस चल रहा है, ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। अगर ये चीज़ करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अपने प्लान्स रेडी रखिए, अपना टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए जब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 2.5-3 घंटे में 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ती है उस चीज़ से, ठीक है। अब एक सिमिलर क्वेश्चन है कि सर आई एम स्टडिंग 10 आवर्स डेली, सो आई एम स्टडिंग 10 आवर्स डेली नाउ, इसको कैसे कंटिन्यू कर पाऊँ लॉन्ग टाइम तक, 1 साल तक मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले कि टू ब्रेक मोनोटोनी, ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू हैव टू स्टडी 1 or 1.5 year फॉर 10.5 hours, यू हैव टू स्टडी मिक्स ऑफ टॉपिक्स। थोड़ा टेक्निकल पढ़ लिया 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मिक्स रखिए। होता क्या है कि एक ही टॉपिक आप 7 दिन तक पढ़ रहे हैं तो बोर भी हो जाएंगे और 10-11 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा मिक्स रखिए, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग, सब चीज़ें लेके चलिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्रेक्स इनकॉर्पोरेट करिए अपने सेशन में, अपना जो टाइम टेबल है उससे आपकी एफिशिएंसी अच्छी बनी रहेगी। और पावर नैप ले सकते हैं आप बीच में, जैसे कि जो मैं करता था कि जो आपको पता है कि EAC का 10 से 12 पेपर होता है, फिर एक 2 से 5 होता है। सिमिलरली गेट का जो होते हैं स्लॉट 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30। तो जो ब्रेक वाला स्लॉट है उसमें मैं आधा घंटे का पावर नैप लिया करता था। उससे ये रहता है ना कि आप एग्जाम के टाइम में आपके सोने की आदत नहीं रहेगी, आप थोड़ा सा ब्रेक लेना भी सही टाइम पे लेना सीख जाएंगे। सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स विद मोबाइल एंड डिस्ट्रैक्शन, तो ये मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन और इसको कैसे टैकल करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे कि बहुत सारे आप तैयारी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मैं तो सारे ऐप्स के सजेस्ट करूँगा आप सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जब इंटरनेट ऑन करने की ज़रूरत है जब ही कीजिए, ठीक है। और अपना कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा इंप्रूव करिए पढ़ाई में। मैंने इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, कि कुछ हेल्दी टिप्स होती हैं लाइफस्टाइल की, उसको आप इनकॉर्पोरेट करिए। देखिए आपका ड्रीम है, आपको अचीव करना है, देर इज़ नो वन हु कैन पुश यू, मतलब कोई पुश नहीं करेगा आपको खुद को मोटिवेट करना है। और ये ध्यान रखिए कि आप जिस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, आप PSU में जाना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप ये दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, खुद का मोटिवेशन खुद ही डेवलप करना होता है और खुद का ड्रीम खुद ही परस्यू करना है। तो अपना कंसंट्रेशन और अपना मोटिवेशन खुद ही बनाना है, राइट। थोड़े से आप टिप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने भी कुछ बनाया तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि यार आप जहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक थॉट दिमाग में आना चाहिए आपके कि जिस टाइम आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इस टाइम में बैठा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑलवेज रिमेंबर योर कॉम्पिटिटर्स आर ऑलवेज मूविंग अहेड। हर एक सेकंड वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर, वो लोग पढ़ रहे होंगे जिनका रैंक अच्छा आता है, वो ये चीज़ अपना टाइम कम वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर एक्सटर्नल मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्परेरी, हमेशा टेम्परेरी होगा कि यार उसने एग्जाम क्लियर किया था, मुझे भी उस पहुंचना है, वो पावर चाहिए, वो सेंस ऑफ प्राइड चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन ना हमेशा टेम्परेरी रहेगा, असली मोटिवेशन अंदर से आता है कि मुझे क्यों बनना है। हाँ मुझे बनना है, अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, अपने रिलेटिव्स को प्रूव करना है, और अपने सोसाइटी में मुझे प्राइड मतलब प्राउड फील कराना है अपनी फैमिली को। तो ये मोटिवेशन आप डेवलप करिए, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन भी कर सकते हैं। नाउ सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स मेकिंग एंड फॉलोइंग स्टडी टाइम टेबल। देखिए ये क्वेश्चंस ना मोर और लेस सेम है कि टाइम टेबल में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शंस है। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपका मोटिवेशन अच्छा होगा, तो आप टाइम टेबल भी फॉलो करिए।
आप कर पाएंगे टाइम टेबल भी फॉलो ईजिली, ठीक है। तो टाइम टेबल में एक चीज़ ध्यान रखिए जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने टारगेट्स और अपने प्लान्स हमेशा पता होना चाहिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि आपके 7 दिन, अगले 10 दिन, 1 महीना नहीं तो कम से कम अगले 7-10 दिन के प्लान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक आइडियल रूटीन पे भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है अल्फा स्ट्रैटेजीज पर कि एक एस्पिरेंट का आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए वाइल स्टडिंग, तो वो आप देख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट। तो जो मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि यार प्रैक्टिस, एनालाइज योर मिस्टेक एंड रिपीट। प्रैक्टिस करो, मिस्टेक एनालाइज करो, उसको याद करो, रिपीट करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही है कि यार कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं और प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा उसको याद कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन के एकदम पीछे नहीं पड़ना है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है और काफ़ी टाइम भी दिया फिर भी नहीं समझ में आ रही, थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करने का यही तरीका है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, गलतियों को अपना याद करिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे गलती थे जब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरी वो गलतियाँ नहीं हुई थी बिकॉज मुझे याद थे। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता था और मुझे पता था कि मैं इक्वेशन को इधर से उधर लाने में गलती करता हूँ, छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक करता हूँ प्लस माइनस में, तो मुझे याद रहता था, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाता था कि यार यहाँ पर ये चीज़ गलती हो सकती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, ये सब आपका प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। और इसको रेगुलर रखिए, ऐसा नहीं कि 1 महीने में एक बार प्रैक्टिस किया। टेस्ट आप रेगुलर देते रहिए। टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए टाइम के साथ, स्टॉप वॉच लगा के देखिए कि कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। और ये चीज़ ध्यान रखिए, एग्जाम में एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल प्री है या मेंस में कोई 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन जो है 20-20 मार्क्स क्वेश्चन है, इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो कभी ऐसा मत करिए कि यार कहीं अटक गए तो उसी में लगे हुए हैं, उसको छोड़िए, उसको आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन ऐसा रहता है कि यार ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करूँगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क अगर है तो जो बन रहा है उसको करिए, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी मैंने एक और भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि आपको प्री को कैसे टैकल करना है, मेंस को कैसे टैकल करना है, वो भी आप देख सकते हैं। क्लासेस और सेल्फ, तो एक क्वेश्चन है एक एस्पिरेंट का कि सर मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूँ या क्लासेस ज्वाइन करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। देखिए, हर एक पर्सन का अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस होता है। जैसे कि मुझे अपना स्ट्रेंथ पता था कि यार मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, मुझे अपने वीकनेसेस भी पता था कि मैं किन टॉपिक्स में वीक था। तो अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस पता करिए। कोचिंग करने में या ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई बुराई नहीं है। अपना एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने कोचिंग लिया, आपने कोचिंग नहीं लिया, आपने ऑनलाइन क्लासेस लिया नहीं लिया। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता करो। आपको लग रहा है कि यार मैं खुद से नहीं पढ़ पाऊंगा, तो डोंट हेजिटेट, टेक द क्लासेस, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मतलब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन विद जॉब। तो यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉब के साथ प्रिपेयर करना कि सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए, और जो वीकेंड का टाइम है उसमें आपको 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऑफिस के साथ आप जितना टाइम मैक्सिमम निकाल पा रहे हैं ऑफिस में, उसको निकालिए। और जो 2-3 आवर्स के आप स्लॉट, 1 घंटे का भी स्लॉट अगर ऑफिस में निकाल पा रहे हैं, उसके साथ आप एक प्लान लेके चलिए। सुबह जब जा रहे हैं ऑफिस तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में यार इतने क्वेश्चन लगा लूँगा, ये चीज़ रिवाइज कर लूँगा। तो प्रिपरेशन विद जॉब में व्हाट आई एडवाइस इज प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। टाइम कम रहता है तो सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा आई थिंक, राइट। हाँ, अब देयर इज अ क्वेश्चन, सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग, हाउ कैन आई मेमोराइज फॉर्मूलाज, फैक्ट्स एंड स्टफ। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब याद करते हैं तो कई अपना जो ह्यूमन मेमोरी का इस तरीके से काम करता है कि एक बार पढ़ने में चीज़ें याद नहीं होती है। कोई भी जीनियस नहीं होता है कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था कि एक बार पढ़ लिया तो याद नहीं होता था। आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंट रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी सोम पढ़ा रिसेंटली, तो एक बार तो मैंने फॉर्मूले सारे देख लिए। ये मान लो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, एक बार तो अभी चीज़ें याद हो गई, आपको एक और बार रिविजिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था अपने मेंस के नोट्स में, जो चीज़ें डिफिकल्ट होती थी, ये जो भी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स जो होते थे मेरे, जो चीज़ें डिफिकल्ट होती थी, जो चीज़ें भूलने वाली होती थी, मैं उनको कलर्ड पेन से मार्क करता था। मैं आपके साथ टुवर्ड्स द एंड एक शॉर्ट नोट्स भी शेयर करूँगा, जहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, या जो मैंने अपने बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स जो मैं शेयर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा वो किसके हैं और कब बने थे और कैसे बनाए थे। तो उसमें कलरिंग करा हुआ है बहुत अच्छे से, जो चीज़ें भूलते हैं वो कलर्ड है, जो टेबल इंपॉर्टेंट डेटा है वो कलर्ड है रेड पेन से, ब्लैक पेन से, ताकि आप जब कोई पेज खोलते हैं ना तो आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको पता होता है कि ये चीज़ पे फोकस करना है, बाकी सब चीज़ मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। अब मेमोराइजिंग की अगर बात करें तो एक
स्ट्रैटेजी बताया कि आपके नोट्स को कलर करिए थोड़ा बहुत, ठीक है। और स्ट्रेस ऑन थिंग्स दैट यू ऑलवेज फॉरगेट, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। दीवार पर अपने जो फॉर्मूले हैं उसको पेस्ट करके लगा लीजिए, थोड़े दिन तक देखेंगे तो याद हो जाएगा, फिर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा उसको लगे रहने दें। टॉपिक बाय टॉपिक आप लिख के उसको लगा सकते हैं, अपनी डेस्क पर पेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा फ्रीक्वेंट रिवीजन करिए। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो वो तो 2-3 बार में याद कर लेते हैं। कुछ होते हैं जिनको 4-5 बार 6 बार पढ़ना पड़ता है। तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है कि 2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी मेमोराइजिंग का ये भी है कि मैं थोड़ा क्वेश्चन से याद करता था, मैं टाइप ऑफ इस क्वेश्चन में ये करना होता है, इस क्वेश्चन में ये करना होता है। तो एग्जाम में जब मेंस में प्रैक्टिस करते थे या जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता था, पता था कि यार हाँ इस क्वेश्चन में ये करना होता है, बस कर दिया। वो कैलकुलेशन करना होता है, बाकी स्टेप थोड़ा ध्यान रहता था, ठीक है। और जैसा कि हर चीज़ का कोई रामबाण नहीं होता है, अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज पर एक क्वेश्चन है सर, जनरल क्वेश्चन है सर, बोरिंग हो जाता है कई बार, मोनोटोनस हो जाता है, टाइम वेस्ट करने लग जाता हूँ, नींद भी सही से नहीं आती है और मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लेजीनेस नहीं है। तो आई विल जस्ट से सम टफ लाइन्स, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। आपको अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, ये सब एक्सक्यूज़ मानता हूँ मैं। आप हेल्दी हैं, आप अच्छे हैं, आप फिट हैं, तो फिर क्या एक्सक्यूज़। आपको स्लीप का प्रॉब्लम, आप उसको फिक्स करिए, 7-8 घंटे जो भी आपको सोना है, आपका टाइम टेबल इंप्रूव करिए। तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ऑन योर प्रॉब्लम्स। एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट हियर, बट दैट्स द ट्रुथ। ये जो चीज़ें हैं, ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आते हैं, डिमोटिवेशन होता है, लेकिन उसको ओवरकम करना है, ऐसा नहीं कि उसको एक्सक्यूज़ बना के बैठ गए, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन है जो अभी मिले हैं मुझे, मैं वो लेना चाहूँगा आप लोगों के साथ। हाउ कैन समवन प्रिपेयर फॉर गेट एंड एसएससी जेई साइमल्टेनियसली। देखिए अगर गेट और एसएससी जेई की बात करें तो दोनों का जो एग्ज़ाम का डिफरेंस है वो, अगर टेक्निकल पोर्शन की मैं बात करूं तो टेक्निकल आप थोड़ा सा गेट के हिसाब से प्रिपेयर करिए, बिकॉज गेट का लेवल थोड़ा सा अप है। एसएससी जेई के टेक्निकल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, गेट के टेक्निकल के हिसाब से जाइए आप, ताकि आपका टेक्निकल पूरा हो जाए। बाकी जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग, वो गेट में भी आता है। जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, सॉरी, जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है और मैथ्स आता है वो आप गेट के हिसाब से करिए, और फिर जनरल अवेयरनेस आप एसएससी जेई के हिसाब से करिए। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा एसएससी जेई करना है फिर पूरा गेट करना है, गेट का टेक्निकल करिए ताकि वो दोनों चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह दोनों में सेम गेट के क्वेश्चन जो पुराने आ रखे हैं और वो कर लीजिए। और फिर जनरल अवेयरनेस कोई भी स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल है एसएससी जेई का, उसको आगे कर लीजिए। साइमल्टेनियस प्रिपरेशन इस तरीके से होता है, हमेशा सिलेबस का ओवरलैप होता है, दोनों एग्जॉस्टिव सेट नहीं होते कि अलग अलग हैं, और बेसिकली दोनों ओवरलैप करता है सिलेबस, तो उस हिसाब से करिए। सॉरी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि आपने अल्फा लर्निंग पे एक करिकुलम डाला है, वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी। ये अभी सिविल के लिए आया है, आने वाले टाइम में हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सबके लिए शेयर करेंगे। कैन इंजीनियरिंग सर्विसेज चेंज सिलेबस, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जॉब प्रोफाइल इन CWCSIES, तो इसको मैं एंड में लूँगा टुवर्ड्स द एंड। 6 मंथ इनफ। देखिए 6 मंथ इनफ है, ये क्वेश्चन आपने पूछा है, बट ये नहीं बताया किस एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, आई बिलीव कि 9-10 मंथ्स तो आपको चाहिए होंगे। और गेट तो आई थिंक गेट प्रिपेयर किया जा सकता है 6 to 7 मंथ्स में। एंड रहा बात एसएससी जेई का, तो बच्चे 2-3 महीने 4 महीने में भी करते हैं, तो ये तो है। इंजीनियरिंग सर्विसेज इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, तो एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होंगी, बट आई स्टिल बिलीव कि कोई भी टाइमलाइन जो है मोर देन 6-7 मंथ्स इनफ है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। IRMS पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नाउ वन पर्सन इज आस्क्ड मेडिकल टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना आगे तक सोच लिया है कि आप मान चुके हो कि आप IAS ऑफिसर बन चुके हो, उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हो। तो देखिए IAS का जो मेडिकल टेस्ट है अभी तक रेलवे बोर्ड कराता था। आप जहाँ भी रहते हैं, आपका जो जोनल रेलवे है वहाँ पर आपका जो जोनल हॉस्पिटल होता है वहाँ आपको जाना होता था। पहले कुछ जनरल टेस्ट होते हैं, जैसे कि शुगर टेस्ट हो गया, ठीक है, खाली पेट जाना होता है सुबह सुबह, शुगर टेस्ट आपका हो गया। और मेन जो टेस्ट में होता है ना, आप ये ध्यान रखिए, ECG वो लोग कराते हैं, शुगर हुआ, ECG हुआ। आई टेस्ट आपका मेन होता है। आई टेस्ट में आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पावर, आप अगर गेजेट देखेंगे यूपीएससी का तो आपका आइडिया लग जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। उसमें थोड़े से रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ टेक्निकल पोस्ट के रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल। आपका अगर आई साइड बहुत वीक है तो आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो आई के टेस्ट होते हैं उसमें आपका वो बहुत अच्छे से चेक करते हैं, आपका नॉर्मल फिटनेस चेक करते हैं कि आप हर चीज़ में ठीक है, आपका हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, BMI चेक करते हैं, ठीक है। आई में आपको ड्रॉप डाल के, मतलब आई साइड मेन होता है अगर आप ध्यान रखेंगे।
और अगर आपको एज सच कोई बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करते हैं। उतना अगर आप नॉर्मली आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ जो मुझे लगता है जहाँ बच्चे अटकते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आई साइट। और जो गाइडलाइंस वो यूपीएससी के गैजेट में देख सकते हैं, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस हैं आई से रिलेटेड उतना टफ नहीं होता है। बाकी आपको ऐसा अगर कोई बीपी का और इसका प्रॉब्लम नहीं है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती मेडिकल में। और हाँ, आप अगर आप अनफिट भी होते हैं टेम्परेली तो आपको टाइम मिलता है फिर से फिट होने का। एक बार आपको क्लेम या आपको एक मौका मिलता है फिर से रीमेडिकल देने का। एक क्वेश्चन है सर, आर्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शन इन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक्निकल में तो आप टेस्ट प्रैक्टिस कर करके और थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना आप सीख जाएंगे। टेक्निकल में जैसा कि मैंने बताया, एक टिप आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि कई बार, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, उन्होंने कुछ पूछा था, मैंने कभी फॉर्मूला नहीं देखा था, मैंने सिंपल जो यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स कुछ मान लो कुछ फॉर्मूला पूछा था कि यार कुछ टर्म दे दिया और बताया कि वेलोसिटी साउंड में ऐसा क्या होता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं वो कर दिया और हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स आप कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस वाला हुआ, और ऑप्शंस अगर दूर दूर हैं तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लिया, और ऑप्शंस करीब है तो एक्यूरेट कैलकुलेशन किया। कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला, उसको स्किप करके आगे बढ़ गए, उसको बाद में किया। तो एलिमिनेशन वाली अगर बात करें तो आपको खुद से छोटे छोटे ट्रिक्स डेवलप करने पड़ेंगे, थोड़ा सा छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले याद होते हैं, उसको डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। तो कोई बहुत मतलब ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है, छोटे छोटे ट्रिक आप लगा सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। क्वेश्चन एंड आंसर पोर्टल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन है, हाउ टू मेक नोट्स फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमने अभी तक लिया नहीं था कि कोई भी स्ट्रीम हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर डिपार्टमेंट में कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हुआ, तो मैंने जैसे बिल्डिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग मटेरियल के मैंने आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए थे। अगर आप उसके नोट्स बनाने जाओगे तो जो उसकी बुकलेट है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, उतने ही नोट्स बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, आपको मेरा ट्रिक बताता हूँ। बुक में अंडरलाइन किया था, जहाँ से मैंने पढ़ा था, मैंने एक कोचिंग का पोस्टल मटेरियल यूज़ किया था, तो वहीं मैं बुक में मैंने अंडरलाइन कर लिया था। और मैं क्या करता था, हर एक पेज का जस्ट 5-6 या 7-8 पॉइंटर्स में लिख लेता था। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक आप समझिए कि पूरा पेज आप जब फाइनल बार रिवाइज करेंगे ना, तो पूरा पेज या पूरा टॉपिक नहीं लिखेंगे। मान लीजिए टाइप ऑफ सीमेंट रिवाइज कर रहे हैं, 10 टाइप के सीमेंट, तो आप पूरा नहीं पढ़ेंगे अगली बार जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो मैंने क्या किया था कि हर एक टाइप ऑफ सीमेंट के आगे 3 पॉइंटर्स में लिख लिया था कि इस सीमेंट में ये पॉइंटर है। तो मैं वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ पॉइंटर्स देखता था अपने। तो ये आप बिल्डिंग मटेरियल में कर सकते हैं। हालांकि जो टॉपिक, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूँ, ये स्टील की बात करूँ, ये डिज़ाइन वाले टॉपिक्स हैं, ये आरसीसी की बात करूँ, तो मैंने इसमें क्या किया था, जो मेरा ट्रिक था कि मैंने इसमें टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कर लिए थे। फॉर एग्जाम्पल की डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो लिख लिए थे, वो याद कर लिए थे। डिज़ाइन ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम, क्या क्या स्टेप्स थे वो लिख लिए थे, याद रख लिए थे। जो भी उससे एसोसिएटेड डेटा है कि 0.0035 स्ट्रेस पे इतना, स्ट्रेन पे इतना स्ट्रेस हो सकता है, 350 MPa लेते हैं एफएससी 450 में या 350 में, जो भी है, तो वो मैंने याद कर लिया था। तो इनके जो नोट्स होंगे आपके थ्योरेटिकल टॉपिक से, बिल्डिंग मटेरियल तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल, उसको हटा दीजिए, उसको मैंने बताया आप कैसे टैकल कर सकते हैं, जो मेरा स्ट्रैटेजी था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हुआ, आरसीसी हुआ, स्टील हुआ, इसमें इस तरीके से सोचिए कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं एग्जाम में। इस तरीके से सोचिए कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे स्टील में आ सकता है कि बोल्ट डिज़ाइन आउट ऑफ प्लेन, तो स्टेप्स ध्यान रखिए कि पहले आरवी निकालना है या फिर एफएसवी निकालना है, नंबर ऑफ बोल्ट्स अज्यूम करना है, बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है, स्टेप्स याद रखिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने अपने नोट्स में टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लिख लिए थे, उसके स्टेप्स याद कर लिए थे, और फिर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत लिख लिए थे आगे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ये डेटा आ सकता है। तो इन टॉपिक्स से बनाए। जैसे इन्वायरमेंटल क्या है ना, डिज़ाइन प्रॉब्लम्स भी हैं और थ्योरेटिकल भी है। तो थ्योरेटिकल पार्ट का मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया था। डिज़ाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन डेटा, डिज़ाइन प्रॉब्लम्स लिख लिए थे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ नोट्स, हर एक एग्ज़ाम का जो 2 चीज़ें मेन होती है, देखिए, एक तो होता है टेस्ट सीरीज, जो कि अनडाउटेडली सबसे मेन होता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा अगर उसके कंपेरेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुद के नोट्स, खुद के हैंड रिटन नोट्स। बिलीव मी, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कोई बुक रेफर नहीं करना है। जब खुद के नोट्स होते हैं ना, तो आपको एक अपनापन वाला फील आता है, आपको डर नहीं लगता है एंड में कि हाँ यार मेरा लिखा हुआ है, सब याद कर लूँगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ नोट्स आप डिनाई नहीं कर सकते। खुद से शॉर्ट नोट्स हुए, मेंस के नोट्स हुए, फुल नोट्स हुए, सब नोट्स आपके खुद के होना चाहिए। एसएससी जेईई कोर्स अल्फा लर्निंग, तो हम लोग होपफुली इन सम टाइम वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स
on Alpha Learning dedicatedly for SSC JEE. So we'll start with civil and we'll also come up with other departments like mechanical and other departments. ठीक है, तो हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे इसके लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट. हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यार अपने आप को इतना बिजी रखिए ना कि आपको डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम ही ना हो. इंटरनेट जनरली बंद रखिए जब पढ़ रहे हैं, अगर कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो सारे ऐप के नोटिफिकेशंस बंद रखिए. एंड एक और चीज़ करिए जो मैं करता था, मैंने दिन भर में अपना आधा घंटा दे रखा था कि यार आधा घंटा एंड में रात में सोने से पहले ये ब्रेक में मैं यूट्यूब या जो भी मैं फेसबुक चलाता हूँ वो मैं चलाऊँगा. इससे ये होता है ना कि आपको मन में शांति रहेगी कि हाँ यार मेरा आधा घंटा है, मैं चला लूँगा उस टाइम पे, और फिर बार बार देखने का मन नहीं करेगा. तो ये मैं करता था, आप कर सकते हैं. बाकी अपना मोटिवेशन, अपना रूटीन इस तरीके से बनाइए कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े. और एक स्टडी जहाँ आप करते हैं, मैंने इस पर भी एक टिप्स शेयर कर रखा है कि अपने वीडियो में, कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं ट्राई करिए कि थोड़ा आइसोलेटेड हो, वहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं आती हो, वहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता हो. लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं तो एक कॉर्नर वाली जगह सेलेक्ट कर लीजिए, इससे ना कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है और डिस्ट्रैक्शन नहीं आते. और एक चीज़ और एडवाइस करूँगा जो मुझे अच्छा लगता था, मैं जब तैयारी करता था अपने टाइम पे, तो मैं रेलवेज़ के और IAS ऑफिसर्स के वीडियो देखता रहता था कि यार कितना अच्छा लगेगा जब आप उस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे. तो एक मोटिवेशन बनाने के वो काफ़ी काम आता है. ठीक है, नाउ सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू. गाइडेंस, कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर इन प्रीलिम्स, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना है कैलकुलेशन की, और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या क्या टिप्स होते हैं. ये वही है यार, आप जब तक प्रीवियस ईयर आप लगाओगे ऑब्जेक्टिव, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीज़ डेवलप हो जाएगा आर्ट. अगर मैं आपको बोल दूँ कि यार आपको जो चीज़ आप नहीं कर सकते थे, आपको बोल दूँ 1 घंटे पहले कि आपको करना है, आप नहीं कर पाओगे. लेकिन आपको मैं 3 महीने का टाइम दूँ, आप 3 महीने बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप इजीली कर पाओगे एग्जाम में. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ एमटेक, देखिए एमटेक के कुछ जो इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि एक तो ये कि जॉब थोड़े से आप अगर मान लीजिए IIT NIT से एमटेक कर रहे हैं तो थोड़े से जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो जाते हैं. फिर एक क्वालिफिकेशन तो रहता ही रहता है. फिर अगर आप PSUs में बैठते हैं तो PSUs में बैठने का ये एडवांटेज रहता है कि ONGC वगैरह जो PSU है वो एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं एमटेक के. अगर आपका मास्टर डिग्री तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स मिलता है, तो वहाँ आपका सिलेक्शन में हेल्प हो सकता है. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो मुझे एमटेक का लगता है कि आप टाइम बाय कर रहे हो. बैचलर्स डिग्री के बाद क्या होता है ना, पता नहीं होता यार क्या करें लाइफ में, या एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा. एमटेक में क्या होता है, आप एमटेक करते हो, आप इंजीनियरिंग के सिलेबस से टच में भी रहते हो, आपको 2 साल का टाइम मिलता है सोचने के लिए कि आप करियर किधर बनाना चाहते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम जॉब बेनिफिट्स, अपार्ट फ्रॉम the main thing that you are buying in MTech, which I believe is buying time, in which you can decide कि आपको आपका करियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है. क्या आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्या आप अकेडमिया में जाना चाहते हैं, क्या आप PSU में जाना चाहते हैं, क्या आप किसी प्राइवेट फर्म में जाना चाहते हैं. तो एमटेक में आपको टाइम मिलता है. तो ये चीज़ है. हाउ टू टारगेट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी असर्शन रीजन में. तो मैंने क्या किया था असर्शन रीजन के लिए कि UPSC के जितने भी असर्शन रीजन आए हैं पिछले 20-25 साल में, उनको खुद से एक बार किया था. उससे ये आइडिया लगता है. और UPSC के आंसर की रेफर करो. UPSC ना हर एग्जाम होने के बाद आपको मिल जाएगा, अगर आप सर्च करेंगे ना UPSC प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको आंसर की मिल जाएगी UPSC के ऑब्जेक्टिव की. उनकी आंसर की देखिए, उसमें आपको पता लगेगा. कई बार A और B में देखिए COD बहुत क्लियर होता है. अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो COD तो आपका ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं कि स्टेटमेंट A इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट B इज रॉन्ग. लेकिन A और B में बहुत कन्फ्यूजन होता है कई बार कि यार A लगाएं B लगाएं. तो इसमें मैं क्या करता था कि जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था, असर्शन रीजन UPSC के आंसर की से मिलाता था. खुद से पहले सॉल्व कर लेता था कि उसके बाद फिर UPSC के आंसर की से मैच करता था. और मैं देखता था कि यार UPSC A सोच रहा है या B सोच रहा है इसका, क्योंकि एट द एंड की उनका आप देखोगे ना एक पैटर्न मिलेगा आपको A और B सोचने में, वो पैटर्न आप निकाल पाओगे. तो ये आप कर सकते हो असर्शन रीजन के लिए. ABCD जो ऑप्शन होता है असर्शन रीजन में, COD में कभी दिक्कत नहीं आती है अगर सही से पता है. A और B में दिक्कत आती है, उसको आप सॉल्व करने का स्ट्रेटजी ये रखिए, UPSC के आंसर की से देखिए, खुद से सॉल्व करिए, UPSC के आंसर की देखिए, पता लगाइए कि UPSC की सोच क्या है, किस तरीके से वो सही गलत दे रहा है, किस तरीके से वो A और B मार्क कर रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है. हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, ये मैंने बताया यार. एक्यूरेसी मतलब कि आपकी गलतियाँ हो रही, गलतियाँ सही करने के तरीके कि अपनी गलतियाँ याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, टाइप ऑफ क्वेश्चन याद रखिए, किस स्टेप में गलती होती है क्वेश्चन के, वो ध्यान रखिए. और एक ध्यान रखिए जो मैं चीज़ करता था, कोई भी क्वेश्चन मान ले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, तो जब भी मतलब प्लेन पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में बुकलेट पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन बुकलेट पे,
तो मैं डेटा थोड़ा सा लिख लेता था। कई बार डेटा उतारने में गलती हो जाती है, कई बार पढ़ने में गलती हो जाती है, तो मार्क करके पढ़ता था क्वेश्चन को। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। बाकी मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कैसे ऑप्शंस अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, कैसे थोड़ा सा क्यूब रूट स्क्वायर रूट ध्यान रखना है क्या एक्यूरेसी के लिए। और ये ध्यान रखिए कि मेंस के लिए ना मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँगा कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। उसमें ना 3 लेवल तक आप 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जहाँ पर आप बेसिकली जो मोमेंट बेसिकली आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में कुछ मेथड्स होते हैं, उसको भी उस मेथड्स को डायरेक्ट आप कैलसी से भी लेके आ सकते हैं। ये सब भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा एक्यूरेसी और कैलकुलेटर के ऊपर एक, ठीक है। अब कुछ एकदम अब ये सेशन का मैं जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं लेना चाह रहा हूँ, हाउ इज़ अल्फा लर्निंग फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन। देखिए अल्फा लर्निंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था स्टार्ट करने का, तो आई एम जस्ट अ कंट्रीब्यूटर। मैं आप लोगों तक जो मेरी तैयारी का एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ मैं अटका था, जो मुझे एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अल्फा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव ये कि ऑनलाइन जो प्रिपरेशन है वो उसमें बहुत लैक है अभी, मतलब नॉलेज और रिसोर्सेज में। आप कहीं भी देखिए, आप उठ के आप दूसरे पोर्टल्स पे अगर आप वीडियोस देखेंगे तो सिंपली बोर्ड पे पढ़ा देते हैं, नॉइज़ भी आ रहा होता है। हमने इसको बहुत ही प्रोफेशनल लुक दिया है। प्रोफेशनल एज इन कि आप देखेंगे कि प्रॉपर स्लाइड्स आते हैं, आपका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की तरह आप पढ़ रहे होते हैं, उस पर आपको प्रॉपर स्लाइड्स दिखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आपको विथ यू हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, और आपको डाउट पोर्टल आपके लिए बनाया है, टेस्ट सीरीज आपके लिए क्यूरेटेड डेवलप कर रहे हैं। और जो हमारी फैकल्टी है, हमारी जो फैकल्टी है बेसिकली वो जो भी टीम है अल्फा लर्निंग की, वो सब IAS क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं। तो ऑर्गेनाइज लेक्चर हैं, मेंटरशिप है, क्वेश्चन एंड आंसर पोर्टल है, टेस्ट सीरीज जो है वो टॉपर्स ने डिज़ाइन किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टेस्ट फॉर्मेट में। तो ये सब चीज़ें हैं। और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ग्रो करना है। ऑफलाइन मार्केट बहुत अच्छा है कोचिंग का, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप घर से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये मार्केट डेवलप हो रहा है, ये जो एरिया है डेवलप हो रहा है। और आई थिंक अल्फा लर्निंग इसमें बहुत अच्छा और बहुत कर रहा है और बहुत आगे बढ़ चुका है। ESC टेस्ट सीरीज जो है हम लोग सितंबर में लॉन्च करेंगे, और गेट की जो टेस्ट सीरीज है वो 1 अगस्त को लॉन्च करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन था, गाइडेंस टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर SSC JEE। तो इसमें यही है कि यार आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करिए। जो मैंने शेयर की, कुछ नया नहीं है मेरे पास इसमें बताने को, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी शेयर किया उस पर आप स्टिक करिए। और कुछ क्वेश्चंस हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेपरेट नोट्स फॉर ESC मेंस। बिल्कुल होगा। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, मैं थ्योरेटिकल पॉइंटर में उतार लेता था जो आ रखे हैं। जो मेरे मेंस के नोट्स में सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले, उसके पॉइंटर्स बना के मैंने लिख लिए थे। जैसे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है, ऑब्वियसली हम भूल जाते हैं, तो मैंने अपने मेंस के नोट्स में लिख रखा था SPT का डेटा, SPT का स्टेप, SPT कैसे करते हैं और क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। 5-6 पॉइंट्स में लिख लिया, बस पूरा नहीं लिखना होता है। तो मेंस के नोट्स बहुत डिफरेंट होंगे। मेंस के नोट्स में डिज़ाइन डेटा और नए फॉर्मूले, डिज़ाइन स्टेप्स, मिस्टेक्स करेंगे तो सफिशिएंट है। इंजीनियरिंग सर्विस में पर्टिकुलरली आई विल एडवाइस की 3 महीने प्री के लिए लेके चलिए, और मेंस के लिए तो हो सकता है आप 3 से ज़्यादा महीने भी ले सकते हैं, मतलब 3, ठीक है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस सेशन क्लोज करेंगे। विल EAC 2021 गेट पोस्टपोन। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2020 का, देखिए बिकॉज ऑफ कोविड सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। 2021 में UPSC अब बताएगा। प्री पोस्टपोन हो सकता है, बट मुझे लगता है कि मेन शायद टाइम पे ही होगा 2021 का। प्री का भी कुछ बोल नहीं सकते, अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है कि इंडिया में केसेस पीक हुआ है नहीं हुआ है, तो दैट UPSC विल डिसाइड। आप ये मान के चलिए कि जनवरी में प्री होने वाला है, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। आप छोड़ दीजिए कि यार पोस्टपोन होगा, आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। UPSC बहुत ही रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, वो अगर पोस्टपोन भी करता है तो सेम ईयर कंडक्ट करा के एग्ज़ाम कंप्लीट करेगा होपफुली, ठीक है। नाउ ये तो हुआ हमारा आज का सेशन जिसमें कि आप लोगों के क्वेश्चंस आपकी तरफ से आए। अब आप ये समझिए कि कोविड चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके मुझे बताया और मुझे पूछा भी, सही सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है सर, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है और क्या पता वैकेंसीज कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए गवर्नमेंट को हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है काम कराने के लिए। अगर UPSC ने या फिर रेलवेज़ के वैकेंसी यहाँ से हटाएं तो कहीं और ऐड होंगे। लोगों की कमी, जी मैं मानता हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत वैकेंसीज कम हुई है, लेकिन कंपटीशन का लेवल अभी भी वही है। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, आपका जो ओरिजिनल टाइमलाइन था उस पर स्टिक करिए पढ़ने का। हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए,
क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है। देखिए ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं और हो भी रहे हैं, हम देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। अपना तैयारी पे स्टिक करिए, अपने जो टाइमलाइन था उस पर स्टिक करिए। अब मैं तो यही बोलूँगा, अब आपका जो ड्रीम है वो जस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपने जो चीज़ सोची थी कि यार यहाँ पहुँचना है, ये बनना है मुझे इतने साल में, उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। एंड सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इसी चीज़ को मेंटेन करना। बाकी तैयारी करना तो ईजी पार्ट है, मोटिवेशन बनाए रखना और डिमोटिवेट नहीं होना है सबसे ईजी पार्ट है। ठीक है, अब टुवर्ड्स द एंड में कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आई एम शेयरिंग अ डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स ऑफ कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, जो कि थोड़े टाइम में हम बेसिक थोड़ी देर में हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल देंगे आपके साथ। तो ये शॉर्ट नोट्स मेरे और एक मेरे फ्रेंड के हैं, प्रवीण कुमार के, जो कि IES रैंक 3 थे 2018 में। सेम नोट्स मेरे भी हैं, हालांकि उन्होंने डिजिटाइज कर लिए थे तो मैंने उन्हीं के नोट्स शेयर कर दिए हैं। सिमिलर नोट्स मेरे भी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम नोट्स मैं शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने अपने कोरा प्रोफाइल पे भी ये शेयर कर रखा है। बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है सिविल के, सब कुछ है इसमें, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बच्चे सोचते हैं सर सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं। ये चीज़ कि आपको आपका टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि आप टाइम कम दे रहे हो फिर सोच रहे हैं एग्ज़ाम निकल जाए, तो इधर उधर पे मत भागिए। कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है, कई बच्चे बोलते हैं सर फ्री दिलवा दीजिए। देखिए जो उसका कॉस्ट है आप उस पर लीजिए, जो आप समझ आ रहा है। आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं खुद से पढ़िए, लेकिन अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आपको अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और अल्फ़ा लर्निंग पे हमने कुछ फ्री आवर्स कर रखे हैं। आप जब ऐप पर जाएंगे, प्लान्स में जाएंगे तो फ्री आवर्स हैं, आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं, कुछ फ्री कर रखे हैं हमने, जो आप देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमारी फैकल्टी, हमारी जो टीम है वो पढ़ाती है और कैसे वो लोग अभी पढ़ा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट है हमारा विद टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। हम मैकेनिकल भी शॉर्टली लॉन्च करने वाले हैं कुछ टाइम में। और हमने गेट के सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपके लिए फ्री कर रखा है, आप वो देख सकते हैं अल्फा लर्निंग के ऐप पे जाके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाए हों, और मैं ट्राई करूँगा कि फ्रीक्वेंटली 2-1 महीने में ऐसा और सेशंस ले सकूँ। तो मुझे थोड़ा सा शेर और शायरी का शौक़ है, तो कुछ लाइंस के साथ एंड करना चाहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सोच तो आप रहे हैं और प्लान भी आपने किया है, लेकिन अब एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। और 2 लाइन्स पढ़ देता हूँ जो मेरे फेवरेट थे एक्चुअल में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सो इट मीन्स यू शुड ऑलवेज हैव अ नेवर स्टॉप एटीट्यूड। कुछ अगर पा लिया है, कुछ पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो अगला टारगेट करिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट नेवर स्टॉप्स। तो अपने टारगेट्स रीसेट करिए और बढ़ते रहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लाइव सेशन वीडियो ऑन आवर अल्फा लर्निंग यूट्यूब चैनल। होप टू सी यू सून एंड विल बी बैक विथ मोर सच वीडियोज़। एंड जो मैंने लिंक्स अभी आपको बताए वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के अल्फ़ा स्ट्रैटेजीज़ का मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जहाँ पर मैंने सारे जनरल डाउट्स के वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए। गेट के फ्री क्वेश्चंस आप ऐप पे देख सकते हैं, और बाकी जो रिसोर्सेज है वो आप ऐप पे देख सकते हैं। उसके अलावा आपके जो डाउट्स है, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर पोर्टल है, उस पर आप पूछिए, हम ट्राई करेंगे आंसर करने के लिए। सो टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।